सोशल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में और विषय होगा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इस विषय पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और अब जो वीडियो होगा ये वीडियो पार्ट 2 होगा। पार्ट 2। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो सब टॉपिक्स हैं जिन पर चर्चा करेंगे वह है दलीय प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। इसके साथ ही अगला टॉपिक होगा भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, और उसके अतिरिक्त पार्टियों के प्रकार या दलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टीज इन इंडिया। और इसके साथ जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेन और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य अथवा राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएं या राजनीतिक दलों की चुनौतियां, और उसके अंत में हम बात करेंगे रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों में क्या सुधार हुए हैं और किन सुधारों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि दलों के क्या प्रकार हैं, दलीय प्रणाली कितने प्रकार की होती है। पार्टी सिस्टम का मतलब दलीय प्रणाली होती है कि किसी भी देश की दलीय प्रणाली किस तरह की है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सभी देशों में, लगभग सभी देशों में दल हैं, और विशेषकर जो लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना कार्य कर रही हैं, और जिनके बिना वहाँ की डेमोक्रेसी या वहाँ का लोकतंत्र नहीं चल सकता। उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो प्रत्येक देश में, विशेषकर जो लोकतंत्रात्मक देश है जहाँ पर प्रजातंत्र पाया जाता है, वहाँ पर एक दलीय सिस्टम या दलीय प्रणाली पाई जाती है। तो यह दलीय प्रणाली 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, वन पार्टी सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी प्रमुख भूमिका निभाती है। इसमें या तो एक ही पार्टी होगी या फिर एक पार्टी के अतिरिक्त कुछ 1-2 पार्टी और हो सकती हैं, लेकिन वो उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, उनका वहाँ की राजनीति में कोई स्थान नहीं होता, और सारा कुछ, सारी राजनीति एक ही पार्टी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय राजनीतिक दलीय प्रणाली कहते हैं। वन पार्टी सिस्टम, हैविंग ओनली वन पार्टी और वन डोमिनेंट पार्टी। Another important type of party system is bi-party system. Bi-party system को हम 2 पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें, और हिंदी में इसको द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। इसमें 2 दल प्रमुख भूमिका में होते हैं। पार्टियां और भी हो सकती हैं, 2 के अतिरिक्त और पार्टी भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक उस देश की राजनीति में भागीदारी या उस देश की राजनीति पर अपना प्रभुत्व जमाने का है, तो वहाँ उन 2 दलों का ही प्रभुत्व पाया जाता है। और इसके उदाहरण हो सकते हैं अमेरिका, और जहाँ पर 2 प्रमुख पार्टियां मानी जाती हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है। दूसरी तरफ ब्रिटेन भी द्विदलीय प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। ब्रिटेन में भी 2 प्रमुख दल पाए जाते हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, श्रमिक दल, और दूसरा रूढ़िवादी दल या अनुदारवादी दल भी कह सकते हैं उसको। जहाँ तक वन पार्टी
सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें मुख्य रूप से रूस आता है, चाइना आता है और नॉर्थ कोरिया आता है, क्यूबा आता है। यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि एक ही दल ज़्यादा प्रभुत्वशाली है वहाँ पर, और वही उसी की भूमिका है। और ये जो एक दल है वह है कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल। इसी तरह से जो अगला जो टाइप है वह है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब हिंदी में होता है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली में कई दल होते हैं, दो से अधिक दल होते हैं, बहुदलीय प्रणाली। ठीक है। इस बहुदलीय प्रणाली में दो दलों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे दल, अनेक दल पाए जाते हैं, और उनमें से कई दल ऐसे होते हैं जो उस देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उस देश की राजनीति में अपना स्थान रखते हैं, उस देश की राजनीति को चलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और इसका उदाहरण भारत है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। इंडिया हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका मतलब है कि भारत में देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। यहाँ पर लगभग 700 पार्टियां ऐसी हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, और अगर हम कुल दलों की बात करें तो लगभग 1600 दल हैं देश के अंदर। तो इतने सारे दल, लेकिन उन 1600 दलों में भी 7 पार्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और हालांकि वर्तमान में जो हमारी दलीय प्रणाली है वो भी एक तरह से द्विदलीय प्रणाली की तरह लगती है कि यहाँ पर सिर्फ या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी का प्रभुत्व देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि दूसरे दलों ने भी केंद्र में अपनी भूमिका निभाई और एक गठबंधन सरकार देश में चली है। ठीक है। तो ये सिद्ध करता है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। अभी भी वर्तमान में भी हालांकि देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत है, उसके पास 303 सीटें उसने जीती 2019 में। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी जी एक गठबंधन सरकार चला रहे हैं जिसमें कई दल शामिल हैं, जैसे एलजेपी है, श्रोमणी अकाली दल है और दूसरे अन्य दल। तो इस तरह से दलीय प्रणाली 3 प्रकार की होती है: वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका मतलब है एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। अब हम अगला जो टॉपिक है वह है भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। अब हम भारत के ही विषय में बात करेंगे, भारतीय दल प्रणाली के विषय में बात करेंगे। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम? भारतीय दल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए। ये प्रश्न लगभग आता रहता है। तो भारतीय दल प्रणाली की कई विशेषताएं हैं। ठीक है। या फिर ये लिख सकते हैं कि भारतीय दलीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1, यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है। तो बहुदलीय प्रणाली यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ एमपीएस कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, मल्टी पार्टी सिस्टम। नंबर 1। नंबर 2, भारत में एक दलीय प्रणाली या एक दल का प्रभुत्व रहा है। एक दलीय प्रणाली तो नहीं रही, लेकिन एक दल का प्रभुत्व रहा है लंबे समय तक। आज़ादी के बाद से ही 1947 से और 1989 तक भारत में एक ही दल का प्रभुत्व रहा, और वह एक दल था या है कांग्रेस पार्टी, जिसको हम आईएनसी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि वो उस एक दल का वर्चस्व अब टूट गया है। अब कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं रही जो ये पहले रहा करती थी। अब समय काफ़ी बदल गया है और बीजेपी एक प्रमुख पार्टी के रूप में, मुख्य पार्टी के रूप में उभर करके देश का शासन चला रही है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ पार्टियां हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि बीएसपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट या और एनसीपी, और इसके तहत तो तृणमूल कांग्रेस,
जेडीयू वगैरह वगैरह। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई कि भारतीय दलीय प्रणाली में एक दल का प्रभुत्व रहा है। ठीक है। नंबर 3, भारतीय दलीय प्रणाली में ग्रुपिज्म रहा है। ग्रुपिज्म का मतलब समूहवाद या गुटबंदी, गुटबाजी हम कह सकते हैं, गुटबाजी। गुटबाजी हमारी दलीय प्रणाली में देखने को मिलती है। खासतौर से कांग्रेस में ये गुटबाजी बहुत ज़्यादा रही है और वर्तमान में भी कांग्रेस की गुटबाजी का हम उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और उनका एक कांग्रेस पार्टी में एक अलग गुट था और वो अपने साथ उन सभी सदस्यों को, नेताओं को अपने साथ ले गए और वो बीजेपी में शामिल हो गए। वर्तमान में वर्तमान परिस्थिति में ये अभी एक यही सेम स्थिति, लगभग वैसी स्थिति राजस्थान में दोहराई जा रही है। वहाँ भी सचिन पायलट एक अलग गुट बना के कांग्रेस पार्टी में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और या फिर अपना और जो है अपना दबदबा उस पार्टी के अंदर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय दलीय प्रणाली में गुटबाजी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त भारतीय दलीय प्रणाली के अंदर एक दल बदल भी भारतीय दलीय प्रणाली में देखने को मिलता है। दल बदल, जिसको हम डिफेक्शन कहते हैं। दल बदल का मतलब है कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना दल बदल कहलाता है। कि मान लीजिए अभी कोई एक नेता, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के नेता थे और वो बीजेपी में चले गए, तो दल बदल हो गया। तो इसी तरह से हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही और विशेषकर जो पहला लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ, उसके बाद से ही कांग्रेस में से कई नेता अलग होते चले गए और उन्होंने अपनी अलग पार्टियां बना ली। ठीक है। तो दल बदल एक अलग सिस्टम है, लेकिन जो दल बदल एक संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक एक कह सकते हैं कि एक इस दल बदल को रोकने के लिए संविधान में एक व्यवस्था भी है, एक कानून है कि ताकि कोई दल बदल ना करे। दल बदल का मतलब यहाँ एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना या फिर अपनी एक नई पार्टी बना लेना दल बदल कहलाता है। कि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि है, ठीक है, चाहे वो एमएलए हो सकता है या फिर वो एमपी हो सकता है। एमपी का मतलब है लोकसभा का सदस्य। इसके अतिरिक्त भारतीय दलीय प्रणाली में बाहुबल और धनबल का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है बाहुबल का मतलब यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का पार्टियों में शामिल होना है। राजनीति का, इसको हम दलों का अपराधीकरण भी कह सकते हैं और अपराधियों का दलीयकरण भी कह सकते हैं। तो भारतीय दलीय प्रणाली में अपराधियों की घुसपैठ हो गई है और बहुत सारी, लगभग सभी पार्टियों में इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो किसी न किसी आरोप में संलिप्त हैं, उसके ऊपर कोई आरोप, किसी न किसी तरह का आरोप लगा हुआ है। इसी तरह से धनबल का भी बहुत प्रयोग होता है पार्टियों में। धनबल का मतलब है कि पैसे का, धन का। राजनीतिक भ्रष्टाचार भी भारतीय दलीय प्रणाली का एक विशेषता है यहाँ पर कि भारतीय दलीय प्रणाली में भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। दल सत्ता के लिए भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं। एक ही बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है दलीय प्रणाली की और वह है व्यक्ति विशेष का महत्व। पार्टियों में नेता, जिसको हम नेता कह सकते हैं या नेतृत्व कह सकते हैं, नेता का या व्यक्ति विशेष का बहुत महत्व होता है। इसको हम पर्सनालिटी कल्ट कहते हैं अंग्रेजी में, कि व्यक्ति विशेष की पूजा भी कह सकते हैं, है ना, या करिश्माई नेतृत्व। दलीय प्रणाली में चाहे वो कोई भी दल हो, राष्ट्रीय दल हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, वहाँ पर कोई एक नेता या दो नेता या तीन नेता ऐसे होते हैं जो उस पार्टी के नेतृत्व को संभालते हैं
और पूरी पार्टी उनके सामने नतमस्तक होती है, सारे सदस्य उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो व्यक्ति का बहुत महत्व है भारतीय दलीय प्रणाली में, यानी कि पार्टी एक तरह से व्यक्ति के पीछे घूमती है। उदाहरण के लिए आज आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही नेता सर्वमान्य नेता माना जाता है, वह है श्री नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी को अब नरेंद्र मोदी के नाम से ही जाना जाता है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का सर्वमान्य नेता माना जाता है और पूरी पार्टी उनके आदेश के अनुसार ही चलती है। तो ये व्यक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा है पार्टी में। पार्टी पहले नेहरू के समय में या आज़ादी के समय, जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी कोई दलीय एक व्यक्ति के पीछे नहीं बंधी हुई थी, कोई एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं थी, बल्कि बहुत सारे नेता, कई सारे नेता उस पार्टी की पहचान होते थे और वो नेता उस पार्टी को चलाते थे। लेकिन अब एक व्यक्ति विशेष का ज़्यादा महत्व या दो व्यक्तियों का ज़्यादा महत्व पार्टी में हो गया है। तो इस तरह से ये सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं भारतीय दलीय प्रणाली की। इसके अतिरिक्त जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता भी भारतीय दल प्रणाली में या दलीय सिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला जो सब टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ पार्टीज इन इंडिया। अभी हमने टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम की बात करी थी पीछे जो बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे दलों के प्रकार के बारे में। भारत में दलों का कितने प्रकार के दल भारत में पाए जाते हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत में कई प्रकार के दल पाए जाते हैं और इन दलों को इनका हम वर्गीकरण करते हैं तो अपनी आसानी के लिए हम इन्हें आसानी से समझ सकें, दो भाग इसके बड़े भाग कर लेते हैं। पहला है कानूनी आधार, नंबर 1, जिसको हम लीगल बेस कह सकते हैं। ऑन द लीगल बेस, यानी कि कुछ तो ऐसे प्रकार हैं हमारी पार्टियों के जिसको हम कानूनी आधार कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आधार है वह है सामाजिक समर्थन या पहचान के आधार पर राजनीतिक दल। तो पहले हम बात करेंगे कानूनी आधार पर पाए जाने वाले दल, जिनको हमारा संविधान मान्यता देता है, जिनको कानून मान्यता देता है। तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर हम पार्टियों को नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त दल, दूसरा अनरिकॉग्नाइज्ड या गैर मान्यता प्राप्त दल, पांचवा पंजीकृत दल और छठा अपंजीकृत दल, रजिस्टर्ड पार्टी एंड अनरजिस्टर्ड पार्टी। तो 6 तरह के दल ये कानूनी आधार पर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्टी के बारे में। व्हाट इज द नेशनल पार्टी? तो इंडिया हैव 7 नेशनल पार्टीज एट प्रेजेंट। भारत में अब वर्तमान में 7 राष्ट्रीय दल हैं, 7 नेशनल पार्टीज हैं भारत में, 7 नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे दल हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भाई और बाकी अन्य राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं है? ये 7 ही राष्ट्रीय पार्टी क्यों हैं? तो राष्ट्रीय पार्टी, कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है कि कोई भी ऐसी पार्टी जिसने लोकसभा के चुनाव में 6% वोट, 6% वोट प्लस 4 सीटें अर्जित की हों या जीती हों, वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। मतलब कि कोई भी पार्टी, एनी पार्टी विच secure 6% votes plus 4 seats in the Lok Sabha election becomes a national party। कोई भी दल जिसने लोकसभा के चुनाव में 6% वोट हासिल किए हैं और साथ ही साथ 4 सीटें भी जीती हैं, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। या फिर एक और दूसरा फॉर्मूला है इसका
कि वो 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में उसे स्टेट पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा मिला हुआ हो। इट शुड हैव स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। कम से कम 4 राज्यों में इसके पास स्टेट पार्टी का अगर रिकॉग्निशन है, दर्जा है, तो फिर वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है, बन जाती है। तो ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है। इसके साथ दूसरी जो पार्टी वो है स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी, जिसको हम प्रादेशिक या राज्य दल भी कहते हैं। तो ये जो स्टेट पार्टी है ये कैसे बनती है? कोई भी स्टेट, कोई भी ऐसी पार्टी जो किसी भी एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त करती है प्लस 2 सीट जीतती है, तो वह राज्य पार्टी या स्टेट पार्टी बन जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अभी हरियाणा में जो 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए हैं, तो उसमें जेजेपी भी एक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ी थी, जननायक जनता पार्टी, जिसके नेता दुष्यंत सिंह चौटाला हैं। तो यह पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त इस पार्टी, ये नई पार्टी थी और इसके पास ना तो नेशनल पार्टी का स्टेटस था, ना ही इसके पास स्टेट पार्टी का स्टेटस था। लेकिन चुनाव के बाद यह पार्टी कई सीटें जीत गई है और इसके साथ ही लगभग 10 सीटें इसने जीती हैं और 6% से ज़्यादा वोटें इसने हासिल की हैं। तो अब ये जेजेपी एक स्टेट पार्टी बन गई है। तो स्टेट पार्टी बनने का फॉर्मूला है कि कोई भी पार्टी जब एक राज्य में 6% वोट विधानसभा के चुनाव में, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में 6% वोट हासिल करती है प्लस 2 सीट जीतती है, तो वो राज्य पार्टी बन जाती है। और जब यही इसी तरह से वो 4 राज्यों में कर लेती है तो फिर वो क्या बन जाती है? नेशनल पार्टी बन जाती है। तो राज्य पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट प्राप्त करे और 2 सीटें जीते, तो वो राज्य पार्टी बन जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ एक पार्टी या कुछ पार्टियां होती है रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में मान्यता प्राप्त दल होते हैं, उन्हें चुनाव आयोग मान्यता देता है, दल के रूप में मान्यता देता है। दूसरी या फिर हम कह सकते हैं कि चौथे नंबर की जो पार्टियां हैं, चौथे प्रकार की जो पार्टी, वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, गैर मान्यता प्राप्त। वो पार्टी तो है लेकिन चुनाव आयोग ने उनको दल की मान्यता प्रदान नहीं की है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड पार्टी होती है कि पार्टी ने अपना रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, जैसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, ये रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं। ठीक है, पंजीकृत दल होते हैं। ये चुनाव आयोग के यहाँ अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि भाई ये हमारी पार्टी है और इस पार्टी के ये नेता हैं और इसका ये कार्यक्रम है, इस तरह से वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के देते हैं, तो ऊपर चुनाव आयोग उसको रजिस्टर्ड कर लेता है। इसके अलावा बहुत सारी अनरजिस्टर्ड पार्टी भी हैं जिनको हम अपंजीकृत दल कहते हैं, यानी कि वो उन्होंने पार्टी तो बना ली लेकिन चुनाव आयोग के पास उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता है। तो इस तरह से हम कानूनी आधार पर दलों को 6 रूपों में या 6 तरह से देख सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय दल, दूसरा राज्य दल या स्टेट पार्टी, तीसरा है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, चौथा अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी मतलब मान्यता प्राप्त दल और गैर मान्यता प्राप्त दल, पांचवा रजिस्टर्ड या पंजीकृत दल और छठा है अपंजीकृत दल अथवा अनरजिस्टर्ड पार्टी। अब हम पार्टियों को इसके दूसरे आधार के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं और दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सपोर्ट एंड आइडेंटिटी विच पार्टी हैज़। मतलब उस पार्टी का सामाजिक आधार क्या है, जन समर्थन कितना है उसके साथ, और किस तबके में या किस समुदाय में उसकी समुदाय के साथ उसको अपने आप को वो जुड़ा हुआ महसूस करता है, किस समुदाय के बारे में ज़्यादा वो बात करता है। तो ऐसे पार्टियों को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। नंबर 1 कास्ट पार्टी, जिसको हम कास्ट बेस्ड या जाति आधारित पार्टी कहते हैं। तो
वर्तमान में और पहले भी देश के अंदर बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जाति विशेष की पार्टियां मानी जाती हैं, क्योंकि वो जातियों के कल्याण के लिए बात करती हैं, उनके विकास के लिए बात करती हैं, उनके हितों की पूर्ति के लिए बात करती हैं। तो कई सारी ऐसी पार्टियां हैं। इसी तरह से दूसरी पार्टियां हैं सांप्रदायिक पार्टी, जिसको हम कम्युनल पार्टी कहते हैं। ये धर्म विशेष से संबंधित होती हैं, जो धर्म विशेष की बेहतरी के लिए, धर्म विशेष के हितों की पूर्ति के लिए आवाज उठाती है, और वही उनका लक्ष्य होता है। इसी के लिए इन पार्टियों का जन्म होता है। तो इन्हें हम कहते हैं सांप्रदायिक पार्टी। तीसरी तरह की पार्टी होती है क्षेत्रीय पार्टी। वो क्षेत्रीय पार्टी ऊपर वाली क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो स्टेट पार्टी है। ये रीजनल पार्टी है, रीजन बेस्ड पार्टी है। रीजन बेस्ड पार्टी का मतलब है कि जो क्षेत्र विशेष के बेहतरी के लिए काम करेगी, जिसकी जिसकी राजनीति उस क्षेत्र के हितों की पूर्ति करना होता है, उन्हें हम क्षेत्रीय पार्टी या रीजन बेस्ड पार्टी कहते हैं। तो इस तरह से पार्टियों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, पार्टियों को बांट सकते हैं। अगला जो सब टॉपिक है इस चैप्टर का, वह है भारत के मुख्य अथवा राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो एट प्रेजेंट वी हैव 7 नेशनल पार्टीज। जैसे हमने बताया 7 राजनीतिक दल हैं भारत में, 7 दल हैं, 7 नेशनल पार्टीज हैं। और इन 7 नेशनल पार्टीज में पहली है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी, तीसरी है बीएसपी, इसी तरह से चौथी सीपीआई, सीपीएम, पांचवी छठी एनसीपी और सातवीं एआईटीएमसी, मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इन पार्टियों के बारे में अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, पहले आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और संस्थापक एओ ह्यूम थे इसके। एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ये, कि स्थापना कब हुई और स्थापना किसने की। और इस पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष था वो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शुरू में उदारवादियों का प्रभाव रहा। जिसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महादेव रानाडे वगैरह वगैरह, ऐसे तैयब बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी जैसे नेता इसमें शामिल थे। बाद में ये पार्टी 1907 के सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, और इसके 2 गुट बन जाते हैं इस पार्टी में, एक नरम दल और एक दूसरा गरम दल, मतलब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। और फिर 1907 के बाद इस पार्टी में एक्सट्रीमिस्ट या जो गरम दल या गरम स्वभाव के जो नेता थे, उग्र स्वभाव के जो नेता थे, उनका वर्चस्व हो जाता है, और उसमें मुख्य रूप से लाल बाल पाल का ही नाम आता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 1916 में फिर इस पार्टी का एक और अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, और उसमें फिर इस पार्टी का जो है विलय हो जाता है। जो दोनों गुट अलग हो गए थे फिर से वो एक हो जाते हैं, और फिर ये पार्टी लंबी लड़ाई लड़ती है। देश की आज़ादी में इसकी मुख्य भूमिका होती है। फिर इस पार्टी में महात्मा गांधी भी जुड़ जाते हैं, और महात्मा गांधी के जुड़ने के बाद ये पार्टी और मजबूत हो जाती है। 1947 में देश आज़ाद हो जाता है, और आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके एक तरह सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर के आते हैं। हालांकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता भी थे जो इस पार्टी की अहम और मुख्य भूमिका में थे। 1952 में देश में लोकसभा का पहला चुनाव होता है, और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत ज़बरदस्त विजय प्राप्त करती है। 1957 में दूसरा, फिर 1962 में तीसरा, उस तरह से फिर आगे जाके 1967 में चौथा चुनाव होता है,
1971 में पांचवा चुनाव होता है। पांचों चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त जीत हासिल करती है। 350 से ज़्यादा ही इसकी सीटें हर बार जो है इसके पास, इसके खाते में जाती हैं। फिर 1977 में इस कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता है सेंटर में, केंद्र में, और लगभग 150 सीटें ये जीत पाती है और सत्ता से बाहर हो जाती है। और हालांकि वह इंदिरा गांधी का दौर था और इंदिरा गांधी इस दल की एक सर्वमान्य नेता बन चुकी थी। लेकिन जल्दी ही 1980 में इस दल ने फिर से वापसी की और फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। 1980 में फिर से ये 350 सीटें से अधिक सीटें जीतती हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और फिर राजीव गांधी इस पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर वो जो चुनाव होते हैं तो 414 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है, जो अब तक की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की जीत थी या फिर किसी भी दल द्वारा प्राप्त की गई विजय में से सर्वश्रेष्ठ विजय रही है, जब वो 414 सीटें जीतती है। लेकिन 1989 में फिर से देश में चुनाव होते हैं और उन चुनाव होते हैं और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार जाती है और एक दूसरी पार्टी जिसको हम जनता दल के नाम से जानते हैं, जनता दल बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार में आ जाती है। फिर ये पार्टी 1991 में फिर से चुनाव में जीत जाती है। तो इसकी एक लंबी कहानी है जिसमें नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 2004 में इसे जीतने का मौका मिलता है। फिर 2009 में ये जीतती है और 10 साल तक यूपीए के एक बड़े घटक के तौर पर, बड़े एलाई के तौर पर यह सरकार में रहती है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस पार्टी के या इस गठबंधन की ओर से देश का नेतृत्व करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। इसके बाद फिर 2014 में जो चुनाव होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है और बाहर इस कदर होती है कि इसकी अपने इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन ये प्रदर्शन करती है। सिर्फ 44 सीटें ही ये जीत पाती है। जो 414 सीट जीतने वाली पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर आ जाती है। 2019 में फिर चुनाव होता है तो फिर उसमें ये मुंह की खाती है, हार जाती है और मुश्किल से 52 सीटें ही ये जीत पाती है। तो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी भारत की मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब हम बात करेंगे और सोनिया गांधी इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है। दूसरी नेशनल पार्टी है बीजेपी और अब जो दौर है वो बीजेपी का दौर चल रहा है। 2014 में बीजेपी का शासन स्थापित होता है और 2019 में भी ये पार्टी फिर से जीत जाती है। लेकिन इससे पहले हम इसके इतिहास पर बात करते हैं। बीजेपी, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी या भाजपा भी कहते हैं, की स्थापना 1980 में हुई और इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके संस्थापक थे। सीडी देशमुख, नानाजी देशमुख वगैरह इस भी उनमें से, इनके संस्थापकों में शामिल थे। इस पार्टी की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो बीजेएस या जनसंघ में देखने को मिलती है। जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। लेकिन ये पार्टी भारत की राजनीति में और भारत की चुनावी राजनीति में खासतौर से कोई खास विशेष महत्व नहीं रख पाती थी। इसका कोई विशेष प्रदर्शन ये नहीं कर पाई थी और पूरी तरह से ये हाशिए पे थी, इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। 1977 में जनता पार्टी का निर्माण होता है, जिसमें ये जनसंघ भी एक घटक के रूप में मौजूद होती है और 4-5 पार्टियां मिलकर के एक नई पार्टी बनाते हैं जिसको हम जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जनता पार्टी भी लगभग मुश्किल से 3 साल शासन चला करके फिर से
टूट जाती है, बिखर जाती है, क्योंकि इसका जन्म ही, इसका निर्माण ही अलग अलग पार्टियों से मिलकर हुआ था। तो फिर ये अपनी एकता को नहीं रख पाते हैं और ये पार्टी बिखर जाती है, एकता बना के नहीं रख पाते हैं। 1980 तक फिर ये पार्टी फिर से एक नई पार्टी बनती है और उस पार्टी का नाम होता है भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो सिर्फ 2 सीटें इसकी ये जीत पाई थी, लेकिन इसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे निरंतर बढ़ती रही। 1989 में इसने 1980 में लगभग 90 सीटें जीत की, 90 सीटें करीब इसने जीती। जनता दल के साथ इसने अलायंस किया और सरकार बना ली और फिर ये आगे बढ़ती रही। 1998 में 1998 में इसकी एक सरकार फिर दोबारा बनी, लेकिन वह सरकार सिर्फ 13 दिन चली और 13 दिन में वो सरकार गिर गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था और एक सीट बहुमत से ये दूर थी, लेकिन एक सीट का भी यह जुगाड़ नहीं कर पाई या एक सीट भी कहीं किसी इधर उधर से अपने साथ नहीं जोड़ पाई और सरकार गिर गई। 1996 में फिर 1998 में ये पार्टी दोबारा आती है, तो फिर ये 13 महीने तक सरकार चलाती है। 1999 में फिर से चौथी बार या फिर अब अकेले तौर पर ये तीसरी बार जो है सत्ता में आती है 1999 में, 1999 में, और फिर ये सरकार 5 साल चलाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, तो फिर 2004 में जो चुनाव होता है उसमें ये हार जाती है, 2009 में हार जाती है, लेकिन 2014 में इस पार्टी का नेतृत्व बदलता है। इस पार्टी का जो कह सकते हैं कि जो बागडोर है पूरी तरह से वो नरेंद्र मोदी के हाथ में आने शुरू हो जाती है और नरेंद्र मोदी इस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता के तौर पर उभरते हैं और 2014 में ये पार्टी जीत हासिल करती है। 2014 में 282 सीटें प्राप्त करती है। फिर 2019 में फिर से चुनाव होता है जिसमें इस पार्टी की ताकत और बढ़ती है और ये 303 सीटें जीतती है और अब वर्तमान में जो है कि बीजेपी का ही शासन है। इसी तरह से इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा जी हैं और नरेंद्र मोदी इसके एक प्रमुख और सर्वमान्य नेता हैं। अगली बात करते हैं बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जन्म 1984 में हुआ, इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसके जो संस्थापक थे वो मान्यवर कांशीराम थे। कांशीराम जो है ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और वर्तमान में जो इसकी नेता हैं, कह सकते हैं सर्वमान्य नेता हैं या सुप्रीमो कह सकते हैं, वो मायावती हैं। इस पार्टी ने भी भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर छोड़ा है और लोकसभा के चुनावों में इसने कई बार अच्छा प्रदर्शन किया है और इसका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो जो रहा वो 2009 का जो चुनाव था उसमें इसने काफ़ी अच्छी सीटें जीती थी। हालांकि 2014 में इसको एक भी सीट नहीं मिली और इसका प्रदर्शन 0 या 0 पे आ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश इस पार्टी का मुख्य तौर से इसका एक गढ़ माना जाता है और उत्तर प्रदेश में ही इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 बार बीएसपी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। 2007 में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते बहुमत अर्जित किया था, मेजॉरिटी प्राप्त की थी और 5 साल सरकार चलाई। लेकिन अब वर्तमान में इस पार्टी की जो राजनीतिक स्थिति या जो है जो इसका बहुत अच्छी नहीं है और यह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। इसका जो मुख्य आइडियोलॉजी है वह अम्बेडकरवाद है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पार्टी के आइकन हैं जिसकी आइडियोलॉजी को ये आगे बढ़ाती है।
और गरीबों का कल्याण, दलितों का कल्याण, पिछड़ों का कल्याण इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगली जो पार्टी है वो है सीपीआई या सीपीआई, या इसको हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। सीपीआई या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय साम्यवादी दल का जन्म 1925 में हुआ। मानवेंद्र नाथ राय ने इसका जो है इसकी स्थापना की। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय। और यह कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानती है। कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े साम्यवादी चिंतक थे जो मजदूरों और किसानों के हितों की पूर्ति के लिए काम करते थे, और उनके लिए उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से लेख लिखे, और उन्हें पूंजीवादी शोषण से वो मुक्त करना चाहते थे। लेकिन ये पार्टी 1964 तक आते आते टूट जाती है और इसमें फूट पड़ जाती है, इसमें विभाजन हो जाता है। 1964 पर एक नई पार्टी बन जाती है, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। जो एम है वो मार्क्सिस्ट है, यानी मार्क्सवादी। ये कहते हैं कि हम जो ज़्यादा बड़े मार्क्सवादी हैं। और इस पार्टी सीपीआई की अगर हम बात करें तो सीपीआई का जो क्षेत्र है माना जाता है वो केरला माना जाता है। और केरला में इसने 1957 में पहली सरकार बनाई भी, ठीक है, जो कि 1959 में गिर भी गई थी। और नमूद्रीपाद इसके पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने किसी राज्य के। जहाँ तक सीपीएम का प्रश्न है तो सीपीएम का जो गढ़ माना जाता है वो पश्चिम बंगाल माना जाता है। और पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने लंबे समय तक शासन किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद वहाँ सीपीएम बिल्कुल एक तरह से कमज़ोर स्थिति में चली गई, गौण हो गई है, और अब वो हाशिए पे चली गई है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पार्टी है एनसीपी। एनसीपी मतलब है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसको कहते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि कांग्रेस पार्टी में से ही अलग टूटकर बनी। ठीक है, ये 1999 में बनी और इसकी स्थापना शरद पवार ने की। शरद पवार इसके नेता हैं। ठीक है, और इस पार्टी का जो मुख्य प्रभाव क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है। इसकी नीतियां लगभग वही हैं जो कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन जो है एनसीपी का जो जन्म हुआ वो शरद पवार की वजह से हुआ। शरद पवार जो है एक महत्वाकांक्षा थी, और वो महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जब उन्हें लग रहा कि कांग्रेस में मेरी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली। इसके साथ ही जो अगली पार्टी है वह है AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1998 में हुई, 1998 में हुई, और इसकी संस्थापक जो है वो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी। ठीक है, और यह भी कांग्रेस पार्टी में से टूट के बनी है। तो कांग्रेस पार्टी के कितने विभाजन हुए? इसकी विचारधारा भी लगभग वही है जो कांग्रेस पार्टी की है, और यह पार्टी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसका ज़्यादा प्रभाव है, और वर्तमान में बंगाल में ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री है। 2017 में यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है मुख्य पार्टियां हैं भारत की, जिन्हें हम राष्ट्रीय पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अतिरिक्त जो अन्य सब टॉपिक्स इसमें रह गए हैं, जैसे कि भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएं या चुनौतियां और उनमें क्या सुधार किए गए हैं और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, इन सब टॉपिक्स के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना भी ना भूलें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।